Okay. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Okay, so we continue our chapter 3, synthetic fibers and plastic. Okay, आज हमें इसमें पढ़ना था, है ना? हमने प्लास्टिक कल स्टार्ट किया था. प्लास्टिक में मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. प्लास्टिक में हमने पॉलीमर पढ़ लिए थे, है ना? प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस पढ़ा था, है ना? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, इसमें हमने पढ़ लिए थे, सारे पॉइंट हो गए थे हमारे. आज हमको पढ़ना है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट. ओके, दैट्स क्लियर. आज यहीं से स्टार्ट करना था ना, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट. ओके बेटा. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारी हेडिंग है आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट. प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट. ओके, सो हम जानते हैं दैट अभी हम मार्केट जाते हैं, है ना? व्हेन वी गो टू द मार्केट वी गेट यूजुअली थिंग्स, है ना? हमको जो बाजार में या मार्केट में जो भी चीजें हमको मिलती हैं वो हमको थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग, है ना? या तो हमको रैप करके देंगे प्लास्टिक में या हमको पॉलीथीन बैग में देते हैं, है ना? दैट इज वन रीजन व्हाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम. जिसकी वजह से हम उस सामान को प्लास्टिक बैग में लेकर आए घर. हमने अपना जो सामान था, जो मटेरियल था, उसको बाहर निकाला, जो थिंग थी, और जो पॉलीथीन बैग है वो हमारा वेस्ट हो गया. इस तरह से हमारे घरों में ये प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन बैग, ये कलेक्ट होते जाते हैं. ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे. ये भी एक तरह का वेस्ट है ना? तो अल्टीमेटली प्लास्टिक जो है फाइंड इट्स वे इन द गार्बेज, और ये गार्बेज का रूप ले लेते हैं. ठीक है, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है. ओके, ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस. ओके, a material which gets decomposed through natural process such as action of bacteria, okay, is called biodegradable. ऐसे things या ऐसे मटेरियल जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसके बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन से ऐसे मटेरियल जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, है ना? वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, है ना? जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका दोबारा से सॉइल में एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है. ठीक है, बट ए मटेरियल विच इज नॉट इजली डिकम्पोज, जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता बाय द नेचुरल प्रोसेस, जो कि डिकम्पोजिशन होती है, जो कि डिग्रेडेशन होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं. लेकिन पॉलीथीन जो है या प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है. तो ये क्या है? दीज आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. ये कैसे है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है और ये ऐसे ही पड़े रहते हैं अपने एटमॉस्फेयर में. ओके, जैसे कि यहाँ एक टेबल दिखाया गया है. टेबल है अपना 3.3. इसमें टाइप्स ऑफ वेस्ट है. अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट, यानी इसको डिकम्पोजिशन होने में कितना समय लगता है, और नेचर ऑफ मटेरियल, ये कैसे है नेचर में. तो जैसे हम देखें, पहला है इसमें दिया, फर्स्ट पॉइंट है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स
लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, ये जो कैसे हैं, इनको जो है डीजनरेट होने में 1 to 2 weeks यानी 2 वीक का समय लगता है, 2 weeks यानी 15 days का टाइम लगता है। और ये कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल है, इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है ना, यानी बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं और इसको यूजेबल मटेरियल जो कि लिक्विड है उसमें कन्वर्ट करते हैं, जो कि सॉइल के थ्रू फिर से प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जो पेपर है, पेपर भी हमारा प्लांट से बनता है, प्लांट वुड से बनता है, तो इसका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, ये भी हमारा बायोडिग्रेडेबल हो गया, है ना। इसको डिकम्पोज होने में या डिजनरेट होने में 10 to 30 days लगते हैं, ठीक है। जैसे क्लॉथ है, कॉटन है, कॉटन भी कैसा है, प्लांट है, नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है ना, कोई किसी तरह कोई केमिकल यूज नहीं होता है, तो और कॉटन ये प्लांट से हमको मिलता है। तो जो कॉटन क्लॉथ है ये हमारे नेचुरल सोर्सेज से बनते हैं, तो इनको भी ये भी डिजनरेट हो जाते हैं, इनको 2 to 5 month लगते हैं, है ना, इतना समय लगता है डिजनरेट होने में, ये भी हमारे बायोडिग्रेडेबल हो गए। फिर है वुड, है ना, वुड भी हमारी नेचुरल है ना, नेचर से मिलती है, इसको डिकम्पोज होने में 10 to 15 years लग जाते हैं, है ना, 10 to 15 years में ये डिजनरेट होती है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल हो गया। जैसे अपना वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ, तो वुल भी हमको एनिमल, ये एक तरह से एनिमल फाइबर होता है जो कि हमको शीप से मिलता है ना, तो ये भी हमारा, इसको भी ये भी डिजनरेट हो जाएगा, इसको अबाउट 1 year का टाइम इसे लगता है बायोडिग्रेडेबल, यानी ये भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है। टिन है, एल्युमिनियम है एंड अदर मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं ये भी डिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन इनको 100 to 500 years लगते हैं, है ना। और देखिए ये डिजनरेट क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं इनमें रस्टिंग होती है ना, जिनमें जब रस्टिंग होती है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और टूट जाते हैं पूरी तरह से, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना, और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत लंबा समय 100 to 500 है ना, 500 years, so we can say that these are non biodegradable। इनसे किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन नहीं होता है, ना बैक्टीरिया का ना फंजाई का, इन पे क्या होती है, रस्टिंग होती है, यानी वाटर जो है, वाटर और जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें रस्टिंग हो जाती है, और ये वहीं से क्या है, एक ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है वो इसके ऊपर कलेक्ट होने लगता है, और इससे क्या करता है, वीक बनाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तो टूटता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लगता है और ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। और प्लास्टिक बैग, अब लास्ट में आता है हमारा प्लास्टिक बैग, जो कि इसको डिजनरेट होने में जो है अप्रोक्सीमेट टाइम है, दैट इज सेवरल ईयर्स, ये बहुत सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है एज इट इज, तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, इसका डिजनरेशन या डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसमें देख लीजिए आगे दिया हुआ है, जैसे हम जानते हैं सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स, अब हमने टेबल में देखा, हम जान चुके हैं कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर्स, बहुत कई साल लग जाते हैं। इट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये हमारी इको फ्रेंडली नहीं है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करती है, जैसे ये प्लास्टिक है, कई सालों तक यदि ऐसा ही पड़ा रहा तो ये पॉइजन सिक्रीट वहां पर बनने लगता है, पॉइजन सिक्रीट करता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा इको फ्रेंडली नहीं है। इट काजेज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन काज करता है। बिसाइड ओके, द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, और इनका जो जितने भी सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं इनकी बर्निंग भी नहीं होती है, बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, और ये पूरी तरह से बर्न भी नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। इनटू दी और जब इसकी बर्निंग करते हैं तो ये क्या करते हैं, इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम, बहुत सारा पॉइजनस फ्यूम गैसेस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, तो ठीक है। तो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, देखिए प्लास्टिक का यूज तो बंद हो नहीं पा रहा, प्लास्टिक का यूज जो है सुबह उठने के साथ ही जो अपना ब्रश है वो भी प्लास्टिक का ही है ना, जितनी भी हमारे घर में बहुत सारी चीजें भी हम लिस्ट आउट करें तो बहुत सारी चीजें हमारी प्लास्टिक की मिल जाएंगी, उनका कोई ऑप्शन नहीं है, उसे रखना ही पड़ रहा है, ठीक।
ठीक है, तो क्या करें हम, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, जितना हो सके हमें प्लास्टिक का यूज कम करना है। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन के बने हुए या जूट के बने हुए आप बैग का यूज करें। व्हेन यू गो फॉर द शॉपिंग, जब आप शॉपिंग में जाएं तो घर से कॉटन का या जूट का बैग लेकर जाएं, है ना, बाहर से पॉलिथीन घर में ना लाएं। इस तरह से हम प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं। ओके, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। हमें घर में अलग अलग डस्टबिन रखने चाहिए। जो बायोडिग्रेडेबल है उनको हम अलग डस्टबिन में रखें, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको हम अलग डस्टबिन में रखें। ठीक है, ओके, एंड डिपोजिट एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, और उनका डिस्पोजल भी, है ना, सपोज दैट गार्बेज वाला आ रहा है या कुछ भी है तो हम उसको अलग अलग दें, है ना, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग दें, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हम अलग दें। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना होगा, दिस इज योर होम, इसको हमें अपने घर से ही स्टार्ट करना होगा। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? और भी कुछ है क्या कि जिसका वजह से हम इस प्लास्टिक जितने भी मटेरियल्स हैं इनका यूज हम कम कर सकते हैं? तो इट इज बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, हम इसको रिसाइकल कर लें। यदि वो थर्मोप्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक है, तो हम उसको रिसाइकल के लिए दे सकते हैं, है ना, ऐसे ना फेंके, जहां पर उसको रीशेप कर देंगे, डिफॉर्म कर देंगे, उसे दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे, और जिसकी वजह से वो हमारा क्या है, रिसाइकल हो जाएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। थर्मोप्लास्टिक हम जानते हैं ये सॉफ्ट प्लास्टिक होती है जो कि रिसाइकल हो जाती है और डिफॉर्म होकर नए शेप में आप उसको दे सकते हो। ठीक है, ओके, तो अब मेक ए लिस्ट आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल। अब आप ऐसा देखें घर में कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपके यूज में नहीं है और वो थर्मोप्लास्टिक है यानी सॉफ्ट प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो उन्हें आप अलग से कलेक्ट कर लेते हैं, है ना, उसे अलग से कलेक्ट करना है। ओके, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकल जो है रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, उसमें बहुत सारे कलर ऐड करते हैं। दिस लिमिट इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, तो जो अब रिसाइकल करके हमारे प्लास्टिक कंटेनर वगैरह आएंगे तो वो कलरफुल होंगे, है ना, और उसमें बहुत सारे कलर होने की डाल के बनाते हैं, इसलिए उसमें जो फूड मटेरियल है आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से जो उसमें कलर है उसका इफेक्ट आपके फूड में हो सकता है। ओके, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दैट 4R प्रिंसिपल, है ना, जो कि रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकल है, रिकवर है, ये इसको 4R प्रिंसिपल बोलते हैं। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, यदि हम ऐसा करते हैं, रिड्यूस, हम एक तो प्लास्टिक का जो यूज है उसे कम करें, रिड्यूस करें, है ना, रीयूज, उसको कोशिश करें कि यदि कोई कंटेनर है वो हमारा खाली हुआ है घर में, सपोज दैट हम कुछ लेकर आए बाजार मार्केट से, हम अपने लिए हॉर्लिक्स ही लेकर आए, है ना, कॉम्प्लेन लेके आए, कुछ भी लेकर के आए, तो उसका यदि प्लास्टिक जो जार है वो खाली हो रहा है तो उसमें हम उसको रीयूज कर ले, उसमें हम कुछ दूसरा आइटम भरकर रख सकते हैं, उसे ऐसे ही ना फेंके। रिसाइकल, यदि ऐसे थर्मोप्लास्टिक है जो कि सॉफ्ट प्लास्टिक है उसको हम क्या करें, अलग से कलेक्ट करें, उसको रिसाइकलिंग के लिए फैक्ट्रीज को सेंड करें, जहां पर उसको दोबारा से मेल्ट करके डिफॉर्म करके उसको दूसरा शेप दे देंगे, उससे दूसरी चीजें बन जाएंगी। एंड रिकवर, यदि कोई ऐसी चीज है जिसको आप रिकवर कर सकते हैं, है ना, थोड़ा से उससे, तो आप उसको रिकवर कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा मेंटेनेंस करके, थोड़ा सा आप मतलब बाहर से आप एफर्ट करके जिसको रिकवर करने से काम चल सकता है तो उसको रिकवर करके यूज करिए, है ना, उसे फेंकिए मत। तो यदि हम ये 4 हैबिट जो 4R हमारे जो प्रिंसिपल हैं इनको फॉलो करेंगे तो हम काफी हद तक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को लेकर के काफी हेल्पफुल होंगे, है ना, कि उसमें किसी तरह का जो है पॉल्यूशन ना फैले। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज? आपने देखा होगा जहां बहुत सारा गार्बेज एक साथ पड़ा होता है, वहां कहीं जा करके एनिमल्स हैं, स्पेशली जो काउज होती हैं, वो जा करके ईटिंग उस गार्बेज को खाती है ना। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, ऑफ द ईटिंग ऑफ फूड वेस्ट, क्या होता है, दिस स्वेलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, वो जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह उसके साथ मिक्स है उसको भी वो स्वेलो कर जाती है ना, निगल जाती है ना, तो क्या होता है इससे, एंड रैश ऑफ फूड,
ओके, उस फूड के साथ रैपर्स जो होते हैं, रैपर्स ऑफ फूड, वो भी क्या है, वो स्वेलो कर लेती हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, इससे उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। द प्लास्टिक मटेरियल चोक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स, जो ये काउज हैं जो कि फूड के साथ उस पॉलिथीन बैग को, है ना, जो फूड रैपर्स वगैरह है उनको जो ये स्वेलो कर लेती हैं, इसी वजह से क्या है, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चोक हो जाता है, यानी ब्लॉक हो जाता है, इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, और फॉर्म्स ए लाइनिंग, है ना, इन दियर स्टमक। ओके, और फॉर्म्स क्या करती हैं, फॉर्म्स ए लाइनिंग इन दियर स्टमक एंड कैन बी द काज ऑफ दियर डेथ, और उनकी जो स्टमक है वहां पर जाकर ये चिपक जाती हैं और क्या होता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो जो पॉलीबैग्स हैं केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल, कैसा है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन। सपोज जो पॉलीथीन बैग वगैरह है हम इधर उधर फेंक देते हैं, वो जाकर के क्या होती है, जो ड्रेन्स बनी हुई है आसपास हमारे घरों में, नालियां हैं खुली, वहां पर जाकर के कलेक्ट होने लगती है और उसको क्या, क्लॉगिंग, उसको पूरी तरह से जाम कर देती है। जब बारिश वगैरह होती है तो फिर वो पानी जो है उन ड्रेन से होकर नहीं जा पाता और वो कहाँ पर, रोड से होकर बहने लगता है। ठीक है, ओके, सो समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस हो जाते हैं एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स, जो खाने की चीजें हैं, ऑन द रोड पर फेंक देते हैं और इन पार्क्स में और पिकनिक प्लेसेस में। शुड बी नॉट थिंक ट्वाइस, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। शुड बी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, हमें इसको ऐसा करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मीजर्स टू डू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का यूज कम करना है, जितने भी रैपर्स वगैरह है इनको डस्टबिन में ही डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, रोड में कोई भी हमें रैपर पॉलीथीन नहीं फेंकनी है, ये हम कर सकते हैं। कैसा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। जितना हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा उतना ही आसपास डिसीजेस नहीं होगी और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन होगा, हेल्दी होगा, इसकी वजह से हम भी हेल्दी होंगे। ठीक है, अब फाइबर वाइज देखें हम, तो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग, है ना, इन दी वाटर बॉडीज। अब हम वाटर बॉडीज की हमने देखा कि हमें गार्बेज में पॉलीथीन को मिक्स नहीं करना है ना, हमने देखा कि हमें रोड में और पिकनिक प्लेसेस में, पार्क्स में पॉलीथीन बैग नहीं डालने हैं। अब आगे वाटर बॉडीज में, जो वाटर बॉडी, सपोज दैट हम रिवर है आसपास, कोई पॉन्ड है, वेल है, वहां पर हमने कोई पॉलीथीन बैग डाल दिया, है ना। प्लास्टिक इन दी वाटर बॉडीज और ऑन दी रोड, रोड में भी नहीं फेंकना है। टेक ए कॉटन कैरी बैग लेके चलना है और जूट बैग लेके चले जबकि हम शॉपिंग पे जा रहे हो। तो नेक्स्ट है ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक, कोशिश करें कि प्लास्टिक का यूज हम कम से कम करें। क्या करें, यूज ए स्टील लंच बॉक्स, आप प्लास्टिक की लंच बॉक्स की जगह स्टील का लंच बॉक्स यूज कर सकते हैं, है ना। और ठीक है, बॉक्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की जगह आप स्टील का लंच बॉक्स यूज करें। ओके, इस तरह से आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज इसकी फाइंड आउट करके आइएगा बेटा। ओके, अब बताएं, आज हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है, चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे क्लास में, एक्सरसाइज आप लोग फाइंड आउट करके आएंगे। ठीक है, यदि किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में जो अभी समझ में नहीं आया है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। ज्ञानेंद्र, पूछना है बेटा? मैम आप बोल रही मैम 4R मतलब क्या होता है मैम? 4R, जो ये 4R है, जैसे रिड्यूस है ना, रिसाइकल है ना, रिकवर है, ये सारे जितने भी R आपको एक्सप्लेन किए गए हैं इन्हीं को हम बोलते हैं 4R शॉर्ट में। हमारे 5R लिखे हैं मैम। हाँ, आप नई जो बुक है उनमें 5R हो सकते हैं, तो आप 5R को एक्सप्लेन करें, कौन कौन से दिए गए हैं? मैम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना बेटा, है ना। यस, 5R, अब जितनी भी नई बुक्स आ रही है उसमें 5R है,
है ना। रिफ्यूज यानी मना करना, है ना। यदि आपको कोई ऑफर कर रहा है कि नहीं आप प्लास्टिक बैग में ही लेकर के जाओ, तो आप उसे अवॉइड कीजिए कि नहीं हमारे पास कॉटन बैग है, हमको प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, ये भी राइट है। ओके ओके, और पूछिए बेटा, और किसी कुछ पूछना है? संस्कार, निष्ठा, यदि कोई भी बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई, आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर कर लीजिए। स्वर्णिमा मैम पीवीसी मतलब? पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, ये भी एक पॉलीथीन का टाइप है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और बेटा एनीवन? सब कुछ क्लियर हो गया बेटा? ओके बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके देन, तो कल आप लोग क्वेश्चन आंसर इसकी देख कर आएंगे, हम क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बाद आप लोग उसको नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, देन बाय बेटा, बाय। बाय मैम। गुड आफ्टरनून मैम। बाय बेटा।